कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। दक्ष बार बार आरोही को आवाज लगाता है, पर आरोही थी कि डोर ओपन ही नहीं कर रही थी। ये देखकर दक्ष को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगती है। ऐसे ही लगभग आधा घंटा बीत जाता है, पर आरोही डोर ओपन नहीं करती है। अब दक्ष से बर्दाश्त नहीं होता है। वो एक बार फिर से डोर नॉक करते हुए बोलता है, ओपन द डोर वाइफी, अदरवाइज आई ब्रेक इट, मैं तोड़ दूंगा। इस पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। ये देखकर दक्ष एक झटके में वॉशरूम के डोर को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जब वो वॉशरूम के अंदर जाता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दक्ष जब वॉशरूम का डोर ओपन करके देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। वो देखता है कि सामने शावर के नीचे खड़ी आरोही अपने हाथ पैर को रगड़ रगड़ कर साफ किए जा रही थी। वो कभी अपने गले को, तो कभी हाथों को, तो कभी अपने पूरे शरीर को कपड़ों के ऊपर से साफ कर रही थी, और ये करते हुए बहुत ज्यादा परेशान और बौखलाई लग रही थी। दक्ष से जब यह देखा नहीं जाता है तो वो आरोही के पास जल्दी से बढ़कर जाता है। तब वो देखता है कि आरोही ने अपने पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर रेड कर लिया है और कई जगह से तो ब्लड भी निकलने लगे थे। ये सब देखकर दक्ष जल्दी से आरोही को पकड़ता है कि तभी आरोही उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं गंदी हो गई हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। उसने मुझे यहाँ वहाँ टच किया है, वो यहाँ टच किया, किस किया, ये कहते हुए वो अपने शरीर में जगह जगह अपने हाथों को दिखा रही थी। हर एक जगह दिखा रही थी जहां पर उस आदमी ने उसे टच किया था। दत्त जैसे ही आरोही की बातें सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। पर अभी उसे आरोही को संभालना था। वो मन ही मन सोचता है कि वो उस इंसान को ऐसी मौत देगा कि वो इंसान दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन पहले उसे अपनी वाइफ को संभालना होगा। ये सब सोचते हुए दत्त आरोही को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक ठीक हो जाएगा। और तुम कोई गलती नहीं हुई हो, तुम अभी भी मेरे लायक ही हो, बिल्कुल प्योर, वैसे ही जैसे तुम मेरे लिए पहले थी। वही प्यारी सी स्वीट सी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही आरोही अपनी नम आंखों से उसे देखती है तो दक्ष अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोलता है, हाँ वाइपी, ये सच है, तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन आरोही रोए जा रही थी। वो बार बार खुद को दक्ष की बाहों में कसमसा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर दत्त उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। दत्त आरोही को अपने सीने से लगाए हुए ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है और वहीं आरोही दत्त को पकड़कर उसकी शर्ट को कसकर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। इस कारण दोनों के ही कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। आरोही तो पहले से ही भीग गई थी, अब दत्त भी पूरी तरीके से भीग चुका था। काफी देर तक दत्त आरोही को संभालता रहता है। आरोही के अंदर जो ड्रग्स थे वो धीरे धीरे उसके ऊपर हावी होने लगे थे और उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है। ये महसूस करके दक्ष सब समझ जाता है कि आरोही को किसी ने ड्रग्स दिया है। दक्ष आरोही के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोलता है, भाई किसी ने तुम्हें कुछ दिया था क्या, टेल मी। वहीं आरोही हल्के हल्के नशे में और अपनी आंखों को झपकाते हुए बस दक्ष की तरफ देखते हुए नामे सिर हिलाती है। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थी और ड्रग्स का असर उस पर बढ़ते ही जा रहा था। अभी तो वो पानी के नीचे थी, इसलिए ड्रग्स का असर कुछ कम था, पर अभी भी उस पर उसका असर था। आरोही धीरे से बोली, नहीं, मैंने तो बस वो आपकी ड्रिंक पी है। इतना बोलते ही वो चुप हो गई और दत्त की तरफ अजीब तरह से देखने लगी। दत्त आरोही की नजरों को साफ समझ पा रहा था। जैसे ही दत्त आरोही की बातों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी की चाल है। वो आरोही के चेहरे को प्यार से सहलाने लगता है। तभी आरोही को वापस से उस आदमी का टच करना याद आ जाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोने लगती है। ये देखकर दत्त उसे शांत कराने के लिए एक झटके में उसे अपने करीब खींचता है और खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। वो अपने एक हाथ को आरोही के सिर के पीछे लगाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर तुरंत उसके होठों को अपने होठ में रख देता है और बहुत ही तेजी के साथ उसे किस करने लगता है। वहीं आरोही दत्त का साथ पाकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी, क्योंकि कुछ तो उसे ड्रग्स का असर था और कुछ वो दुखी थी जिसे अभी किसी के सहारे की जरूरत थी, जो सहारा उसके लिए अभी दत्त बना हुआ था।
दच यानी उसका पति अपने पति का साथ पाकर वो मनी मन खुश भी हो रही थी। आरोही के हाथ धीरे धीरे दच के बालों में चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के होठों को बेतहासा चूमे जा रहे थे। सावर के नीचे खड़े होकर दोनों ही मानो जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। आरोही के होठों को चूमते हुए उसके पूरे शरीर को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं आरोही भी दच की किस से पूरी तरह से मदहोश हो गई थी और ड्रग्स पर पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो गया था, जिससे वो और भी आगे बढ़ना चाहती थी। वो भी दच के पूरे शरीर पर अपने हाथ फिराई जा रही थी। कुछ ही देर बाद जब आरोही की सांस फूलने लगती है तो दच होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर अपने होठों को ले जाकर बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगता है। वहीं आरोही दच के गले लगे हुए अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल कर रही थी, पर साथ साथ धीरे धीरे दच के शर्ट के बटन को भी खोलने लगती है। ये महसूस कर दच आरोही के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, नो वाइफी, तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम अभी होश में नहीं हो, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हें सुबह अफसोस हो। लेकिन आरोही तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे दच के शर्ट के पूरे बटन को खोल देती है और एक ही झटके में उसके शर्ट को फाड़ कर उसके शरीर से अलग कर देती है। दक्ष ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नज़र आरोही की आंखों पर जाती है, जो धीरे धीरे लाल होने लगी थी, जिसे शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। आरोही दक्ष के शर्ट को निकाल कर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ, अब मुझे बहुत राहत मिल रही है। ये बोलते ही वो गहरी सांसें ले रही थी, जैसे ही उसके शरीर में आग लगा हो और वो खुद को शांत करने की कोशिश में लगी थी। वो अपने चेहरे को दच के सीने पर रगड़ने लगती है। दच जैसे ये महसूस करता है तो उसके शरीर में भी रुकी हुई गर्माहट बढ़ने लगती है। उसके हार्मोन्स उस पर हावी होने लगते हैं। दच खुद को कंट्रोल किए हुए था और आरोही को खुद से दूर करते हुए बोला, नो वाइफ ही, ये गलत है। लेकिन आरोही उसकी एक नहीं सुनती है और दच को अपनी तरफ खींचते हुए अपने होठों से उसके होठों पर किस करने लगती है। दच बहुत कोशिश करता है पर आरोही तो उसकी सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर दच एक्साइटेड हो जाता है और आरोही के होठों पर किस करते हुए बाइट कर लेता है, जिससे आरोही के मुंह से आह निकल जाती है। अब दच को आरोही की एक आह एक नई उत्तेजना को जन्म देता है और उसके अंदर के एक्साइटमेंट लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। दच के हाथ आरोही के पूरे शरीर पर घूमने लगते हैं। वो अपने हाथ को आरोही के पीछे ले जाकर उसके ड्रेस को फेंक देता है और आरोही के होठों से होते हुए उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। आरोही भी आहें भरते हुए दच का पूरा साथ दे रही थी। आज दोनों ही पूरी तरह से मदहोश हो गए थे। हालांकि दच तो होश में था, पर आरोही की मदहोशी ने उसे भी मदहोश कर दिया था। दच काफी देर तक आरोही को किस करता रहता है और किस करते हुए ही एक हाथ से सावर को बंद करता है और आरोही की कमर में हाथ डाल उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है, जिससे आरोही के दोनों पैर दच के कमर पर लिपट जाते हैं और दच आरोही को किस करते हुए ही रूम की तरफ चल देता है। दच आरोही को उसी तरह गोद में उठाए हुए रूम में आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। इस बीच उन दोनों को जो किस हो रहा था वो ब्रेक नहीं होता है। उनके होठ एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को मधोसी के साथ बेतहासा चूमे जा रहे थे। जहाँ एक तरफ आरोही के ऊपर नशा हावी था, वहीं दूसरी तरफ दच पर आरोही का नशा चढ़ा हुआ था। वो दोनों ही सब कुछ भूलकर आज एक दूसरे का हो जाना चाह रहे थे। जितना बेताब दच आरोही को पाने के लिए था, उससे कहीं ज्यादा बेताब आरोही थी दच को पाने के लिए, क्योंकि आज उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके शरीर की गर्मी उस पर हावी हो रही थी। ना चाहते भी आरोही वो सब कर रही थी जो वो अभी नहीं चाहती थी। आरोही ने सोच रखा था कि वो अपनी इस रोमांटिक नाइट को और स्पेशल बनाएगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी नाइट अलग ही रूप ले लेगी। कहा जाता है कि इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं है, होना वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। ऐसा ही कुछ दच और आरोही के साथ भी था। दच ने बहुत कुछ सोचा था कि रोमांटिक प्रपोजल तैयार करेगा, उसके बाद वो आरोही के साथ कुछ अलग तरीके से स्पेशल नाइट को स्पेंड करेगा। पर उन दोनों के सोचने से पहले भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था और उन दोनों का मिलना तो पहले से ही तय था। दोनों का दिल पहले से एक दूसरे का हो चुके थे। आज उनके जिस्म और रूह भी एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। दच आरोही को चूमते हुए ही बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अभी दोनों मधुसी से एक दूसरे को चूम रहे थे और दच का हाथ आरोही के पूरे शरीर पर घूम रहा था। करीब आधे घंटे बाद दच आरोही के होठों को छोड़ता है और उसके गले, कॉलर बोन से लेकर क्लीवेज तक अपने होठों को घुमाने लगता है। वो किस करने के साथ साथ आरोही को बाइट भी कर रहा था, जिससे आरोही के मुंह से आह निकल रही थी, जो कि दच को एक्साइटेड करने के लिए काफी था।
जहाँ दच के हाथ आरोही के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, वहीं आरोही का एक हाथ दच के बालों में और दूसरा हाथ बेडशीट को जकड़े हुए था। दोनों मधुसी से सिसकियां ले रहे थे और दोनों की आहों की आवाज पूरी रूम में गूंज रही थी। दच के होठ धीरे धीरे आरोही के उबारों पर घूमने लगे थे। दच अब पूरी तरह से वाइल्ड हो गया था। अब वो तेजी से आरोही के पूरे शरीर पर किस और बाइट किए जा रहा था। आरोही के पूरे शरीर पर बाइट के निशान बन गए थे, जो कि काफी गहरे और नीले हो गए थे। लेकिन इस वक्त उन दोनों को कोई होश नहीं था। दोनों ही पूरी तरह से मदहोश हो गए थे और प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। आरोही का दर्द के कारण बुरा हाल था। उसके आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे और वो बेडशीट को कसकर पकड़ी हुई थी। वो दूसरे हाथ से दच के पीठ पर खरोंचे बना रही थी। उसके नाखून टूट गए थे और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। होठ भी कांप रहे थे। वहीं दच अब पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था और ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। वो आरोही को किस करने के बाद जब उसे थोड़ा राहत मिलता है तो दच वापस से आरोही को प्यार करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे और एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। आज की रात उन दोनों के प्यार की गवाही दे रही थी। शायद भगवान भी उनके मिलन से काफी खुश थे, जिस कारण आसमान में काले बादल छाए हुए थे और एक कड़क के साथ बिजली चमकती, फिर बारिश शुरू हुई थी और भगवान भी उन दोनों के प्यार के लिए खुशियां बरसा रहे थे। जहाँ बाहर ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ ठंडा का मौसम था, बारिश के कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। वहीं रूम में इतनी गर्माहट थी कि उन दोनों को पसीना हो गया था। तेज एसी में भी उन दोनों के माथे पर और पूरे शरीर से पसीना उभरा हुआ था, क्योंकि वे दोनों अपने प्यार की एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। आज उन दोनों का जिस्म के साथ साथ रूह भी एक हो गया था। यह सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। आरोही का थक कर बुरा हाल था, पर दर्द था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बहुत ही बैडली आरोही को प्यार कर रहा था। लगभग 4:15 पर जब दच पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आरोही के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। आरोही, जो कि पहले ही हल्की बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। जैसे ही दच उससे दूर होता है तो आरोही दर्द के कारण नींद के आगोश में चली जाती है। दच के चेहरे पर भी आज एक अलग ही सुकून था। कुछ देर बाद दच उठता है और वॉशरूम में जाकर शावर लेता है और एक टॉवल लेकर आता है। फिर आरोही को भी साफ करता है और वहीं पड़े अपने शर्ट को उसे पहना देता है। फिर बेड पर आकर आरोही को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे को प्यार से चूमकर बोलता है, थैंक यू वाइफी, इस स्पेशल नाइट के लिए। फिर उसकी तरफ देखते हुए ही वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। जहाँ दच के चेहरे पर सुकून और सेटिस्फिकेशन था, वहीं आरोही के होठों पर भी एक हल्की मुस्कान थी। उसे भी दच का साथ पाकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हूँ। जहाँ ये दोनों प्यार की दुनिया में खोए हुए सुकून की नींद सो रहे थे, वहीं कोई था जिसकी नींदें उड़ गई थी और वो पागलों की तरह रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंक रही थी। वो कोई और नहीं, मायरा थी। जब उसे पता चला कि उसका सारा प्लान फेल हो गया है तो वो गुस्से के कारण रूम के सारे सामान को तोड़ फोड़ रही थी। वहीं करण इस वक्त उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम से अपने डैड के साथ बाहर जाना पड़ गया था। इसलिए मायरा अभी अपने घर में थी और अपने सारे सामान को तोड़ फोड़ रही थी। वो चिल्लाती हुई बोलती है, नो नो आरोही, यू बिच, तुम मेरे दच को मुझसे नहीं छीन सकती। वो मेरा है, सिर्फ मेरा ही रहेगा। मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कब तक बचती हो। आज नहीं तो कल मैं दच को अपना बनाकर रहूंगी और तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जैसे मैंने तुम्हें करण की जिंदगी से निकाल फेंका है, वैसे ही तुम्हें दच की लाइफ से मैं बाहर फेंकूंगी। वो भी तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देगा। ये सब कहते हुए वो बहुत ही भयानक लग रही थी। इस समय वो पूरी तरह से साइको हो गई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दच को पाने के लिए पूरी तरह से पागल हो गई है। वो आरोही को दच से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो तेज तेज हंसने लगती है। अगली सुबह होटल रूम के विंडो से आ रही सूरज की किरणें जब आरोही के चेहरे पर पड़ी तो वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी, पर सूरज की किरणें इतनी तेज थी कि वो वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती। फिर धीरे धीरे अपने हाथों से आंखों को रब करते हुए आंखों को खोलती है और उसकी नज़र सामने वाले की तरफ जाती है। वो खुद को अनजान जगह पाकर पहले तो चौंक जाती है। फिर जैसे ही वो उठने वाली होती है तभी उसे अपनी कमर पर किसी के भारी हाथ महसूस होते हैं और वो धीरे से देखती है तो दच उसकी तरफ पीठ के बल लेटा था। इस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था।
आरोही इस तरह किसी आदमी को अपने पास देखकर डर जाती है। वो खुद को देखती है तो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है। इस वक्त उसके शरीर पर सिर्फ एक शर्ट था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर महसूस होने लगता है। वो धीरे से चादर हटाती है और बेड पर रेड स्टेन देखकर उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे दच की याद आने लगती है और मन ही मन रोना आ रहा था। वो ये सोच रही थी कि कल की रात क्या हुआ है। ये सब सोचते हुए उसे याद आने लगा कि कैसे एक आदमी उसे बाथरूम से जबरदस्ती रूम में लेकर आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सब याद करते हुए आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे ये लगने लगा कि वो कल उसी अनजान आदमी के साथ थी और अभी वो आदमी जो उसकी तरफ पीट करके बेड पर लेटा हुआ है, वो वही अनजान आदमी है। वो वही घुटनों के बल अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन कहने लगी, आई एम सॉरी दक्ष जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं सच कह रही हूँ। ये सब क्या हो गया, अब मैं आपके लायक नहीं रही। ये कहती हुए बस वो रोए जा रही थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि कल दक्ष ने उसे बचा लिया था और उन दोनों के बीच में ही वो सब कुछ हुआ था। आरोही अभी भी रोते हुए मन ही मन बोली, मैंने कितना कुछ सोचा था कि आपसे मैं बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपने प्यार का इजहार करूंगी, फिर अपना सब कुछ आपको सौंप दूंगी, पर शायद मेरी किस्मत में भगवान ने यही लिख दिया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। ये कहते हुए वो बस रोए जा रही थी। वहीं बगल में लेटा हुआ दच जब उसे किसी का मूवमेंट महसूस होता है और किसी की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो धीरे से वो अपना चेहरा आरोही की तरफ करता है तो हैरान रह जाता है। आरोही को इस तरह घुटनों के बल बैठकर रोते देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि कल रात उसके और आरोही के बीच जो कुछ भी हुआ, अब आरोही का नशा उतर गया है तो उसके लिए उसे गिल्ट महसूस हो रहा है, इसलिए वो रो रही है। शायद आरोही मेरे करीब नहीं आना चाहती थी। ये सब सोचते हुए दच अंदर ही अंदर बहुत डर जाता है। वो खुद पर ही गुस्सा कर रहा था कि क्यों उसने खुद पर कंट्रोल नहीं किया। आरोही तो होश में नहीं थी पर वो तो था। वो खुद के बालों को नोच रहा था और धीरे से हिम्मत करते हुए वो अपने हाथ आरोही की तरफ बढ़ाता है और उसके पीठ पर रखता है तो आरोही डर जाती है। आरोही जल्दी से अपना चेहरा घुटने से निकालकर सामने की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। दच को अपने पास देखकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब उसे सब कुछ समझ में आता है कि कल रात वो जिस इंसान के साथ रात बिताई थी वो कोई और नहीं, दच ही था। ये सोचकर उसे मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू गिर रहे थे। ये देखकर दच को अंदर ही अंदर डर और बेचैनी सा महसूस होने लगता है। वो जल्दी से आरोही के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, सॉरी सॉरी वाइफी, कल रात जो हुआ वो शायद तुम नहीं चाहती थी। मुझे पता है तुम इसलिए रो रही हो ना। मुझे माफ कर दो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। तुम तो नशे में थी पर मुझे खुद को रोकना चाहिए था। मैं कैसे बहक सकता हूँ। आई एम सॉरी वाइफी। अभी दच ये सब बोल ही रहा था कि आरोही तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए रो रही थी कि कल रात मैं किसी और के साथ। ये सब कहकर वो चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अब दच को सब समझ आता है। वो आरोही के चेहरे की तरफ देखकर उसके चिन को ऊपर उठाते हुए बोला, सच वाइफी, मतलब तुम ये सोच कर रो रही थी कि इसलिए नहीं कि हमारे बीच वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आरोही दच की तरफ देखकर नामे अपने सिर को हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कुछ गलत नहीं था। आप मेरे हस्बैंड हो और ये आपका हक है। दच ये सुनते ही खुशी से झूम उठता है और वो झटके में आरोही को अपने करीब खींच सीने से लगा लेता है। आरोही का सिर इस वक्त दच के सीने से लगा हुआ था और दच के दिल की धड़कनें इतनी तेज स्पीड से चल रही थी कि जिसे आरोही साफ सुन पा रही थी। आरोही सुनते ही मन ही मन शर्मा रही थी और उसका चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा था। दच अभी शर्टलेस था तो ये महसूस कर आरोही को बुरा हाल हो रहा था। कुछ देर बाद दच धीरे से आरोही को खुद से अलग किया, उसके चेहरे पर आए आंसुओं के बूंदों को अपने अंगूठी से साफ कर दिया, फिर धीरे से उसके गालों को पकड़कर उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। आरोही ये देख शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। ये देखकर दच को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि मतलब उसके चार्म का असर अब आरोही पर चलने लगा है। वो आरोही के चेहरे को अपनी तरफ खींचा और बिना वक्त गंवाए उसके होठों को अपने होठों के बीच में भर लेता है। ये सब दच इतनी जल्दी करता है कि आरोही को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन जब आरोही को समझ आता है कि वो भी दच के सॉफ्ट किस में मदहोश होकर उसका साथ देने लगती है, दोनों ही एक दूसरे को मधुसी से किस करने लगते हैं। जहाँ दच आरोही को सॉफ्ट किस करने वाला था, वो अब आरोही के चेरी जैसे सॉफ्ट होठों को पाकर पागल सा हो गया और
उसमें खोते हुए उसकी सॉफ्ट किस टिप और पैसिव किस में बदल गई। उन दोनों को पता ही नहीं चला। दच और आरोही दोनों ही मदोसी से किस किए जा रहे थे। वो आरोही को उसी तरह बेड पर लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पुश करते हुए उसके होठों पर डीपली किस करने लगा। इसी तरह समय बीतने लगा। करीब 20 से 25 मिनट बाद जब आरोही खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई और छटपटाने लगी। दत्त, जो कि आरोही के होठों के रसों को पूरी तरह से निचोड़ कर पिए जा रहा था और उसे पूरी तरह से डूबा हुआ था, वो आरोही के कसमसाने से टूट जाता है और ना चाहते हुए भी वो धीरे से आरोही के होठों को अपने होठों से अलग कर देता है और फिर उसके बालों में अपने चेहरे को छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। आरोही भी दच के सीने से लगकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद जब दच अपने को कंट्रोल कर पाता तो धीरे से बेड से उठता है। तभी आरोही भी उठने लगती है, पर उसकी चीख निकल जाती है जिससे दच साफ समझ पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि यह आरोही का फर्स्ट टाइम है। ये बात तो उसे कल रात में ही पता चल गया था, जिसे जानकर उसे खुशी मिल रही थी। वो आरोही के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही दच के अचानक ऐसे उठाने से घबरा जाती है और उसके हाथ ऑटोमेटिक दच की बाहों में लिपट गए। दच मुस्कुराते हुए आरोही से बोला, वाइफी, तुम्हें कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा इतना हैंडसम हस्बैंड है तो तुम अपने पैरों को पर कैसे चल सकती हो? और अब तो हमारे बीच कुछ भी नहीं छिपा है। फिर मुझसे शर्माने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को देखा ही नहीं, उसे महसूस भी किया है। आरोही दच की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, ये इंसान एक ही रात में इतना फ्लर्टी कैसे हो गया? लेकिन अभी वो कुछ समझ पाती दच उसे गोद में लिए हुए ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये देख आरोही और भी ज्यादा हैरान रह गई। उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि आरोही की सांसें ही रुक गई। दच आरोही को लिए हुए ही वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। आरोही तो मानो शर्म से अपनी नजरें नीचे की हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वहीं दच के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी और वो उसी तरह मुस्कुराते हुए आरोही के लाल पड़ गए चेहरे की तरफ भी देख रहा था। वो नीचे झुका और आरोही के गालों पर अपने होंठ रखकर किस कर लिया। ऐसा होते ही आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं दच उसकी हैरानी भरी नजरों को अपने होठों पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद दच आरोही के लिए हुए बाथटब में बैठा हुआ था। आरोही, जो कि शर्म से अपनी नजरें बिल्कुल नीचे की हुई थी, वहीं दच उसे अपनी बाहों में भरे हुआ था। आरोही की पीठ दच के सीने से लगी हुई थी और दच का हाथ आरोही के शरीर पर घूम रहे थे। दोनों के ही शरीर पर इस वक्त कपड़े नहीं थे। दच बड़े ही प्यार से आरोही के शरीर पर जेल गिराता है और बात कराने लगता है। करीब 1 घंटे बाद दच आरोही को गोद में लिए हुए ही वॉशरूम से बाहर आया। अभी आरोही के चेहरे पर थकान साफ दिखाई पड़ रहा था, पर थकान के बावजूद भी उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। वहीं दच के चेहरे और होठों पर एक अलग ही स्माइल थी, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसको देखकर पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो गया है। दच आरोही को बाथरूम पहनाए हुए ही बाथरूम से बाहर लाया था और दच ने इस वक्त एक वाइट कलर का टॉवेल कमर पर लपेट रखा था। आरोही अभी भी शर्म से अपनी नजरें नीचे की हुई थी। वहीं दच मुस्कुराते हुए आरोही को गोद में उठाए धीरे धीरे रूम के अंदर आया और मिरर के सामने ले जाकर उसे आराम से बैठा दिया। फिर प्यार से उसके बालों को एक टॉवल से पोंछकर हेयर ड्रायर से सुखाने लगा। आरोही अभी भी अपने पल के नीचे झुकाए हुए बैठी थी। वहीं दच मुस्कुराते हुए उसके बालों को सुखा रहा था। दच धीरे से आरोही की तरफ झुका और उसके कानों में बोला, वाइफी, प्लीज लुक एट मी। आरोही, जो कि उसे देख नहीं रही थी, वो अभी भी नजरें नीचे किए हुए ना में अपने सिर हिलाते हुए बोली, नो, यू आर सेमलेस। दच मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओनली फॉर यू वाइफी। आरोही ये सुनकर उसके सीने पर मुक्के से मारती हुई बोली, आपने मुझे कल रात में भी बहुत थकाया और सुबह भी। आरोही इतना कहकर चुप हो गई, फिर वापस से शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। जिस पर दच मुस्कुराते हुए अपने भुएं उचकाकर बोला, सुबह भी क्या वाइफी? पर आरोही कुछ नहीं बोलती। ये देख दच के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए फिर से बोला, सुबह भी क्या वाइफी? मैंने ऐसे क्या किया रात में और सुबह में? आरोही नकली गुस्सा दिखाते हुए दच के सीने पर दोबारा मारकर बोली, आप बहुत ही वो हो। ये सुनकर दच तुरंत बोला, वाइफी, ये वो क्या होता है? आरोही दच की बात पर तुरंत बोली, कुछ नहीं, और सम से उसे धक्का देकर दूर होने लगी। तभी आरोही को वहीं बेड पर एक पैकेट दिखा
और वो उसे लेकर सीधे बाथरूम में चली गई। दक्ष भी मुस्कुराते हुए वहीं बेड पर रखे दूसरे पैकेट को उठाकर चेंजिंग रूम में चला गया और चेंज करके बाहर आया। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार होकर रूम में बाहर आए और सीधे अपने विला के लिए निकल गए, जहां दक्ष के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वहीं आरोही अपनी नजरों को शर्म से इधर उधर किए हुए कार के विंडो के बाहर देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का पूरी रात में बैठे हुए ड्रिंक पिया था और वो अभी भी उसी हालत पर बेंच पर बैठा हुआ था। तभी एक वेटर उसके पास आकर बोला, सर, आपने पूरी रात बहुत ड्रिंक किया है, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर वो लड़का, जो कि अच्छे पैसे वाला खानदान का लग रहा था, उसकी आंखों में नशा साफ चढ़ा हुआ था, उसकी आंखें नशीली लग रही थी और उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। वो उसी तरह वेटर को देखकर बोला, नो, आई वांट माई बेबी, आई वांट माई आरोही। उस वेटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार बोला, सर, आप क्या बोल रहे हैं? वहीं वो लड़का बस एक ही बात पर पढ़ाया जा रहा था, वेयर आर यू आरोही बेबी, प्लीज कम बैक मी, आई वांट टू बैडली। उसी समय एक लड़की वहां आई और वेटर को दूर करते हुए बोली, यू कैन गो, आई हैंडल इट। ये कहकर वो लड़की उस लड़के के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर बोली, बेबी चलो यहाँ से। फिर वो लड़का बोला, नो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, आई वॉन्ट ओनली माई आरोही बेबी। तभी वो लड़का उस लड़की की तरफ देखा तो बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण उसे उस लड़की में आरोही नजर आई। फिर उसके आंखों में चमक आ गई। वो उसके गले में हाथ डालकर अपनी नशीली आवाज़ में बोला, बेबी तुम आ गई। वो लड़का उस लड़की को पकड़े हुए बड़बड़ाए जा रहा था कि अरे बेबी तुम आ गई, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब तुम मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाया करो, और हाँ, मैं तुम्हें अपने से दूर जाने भी नहीं दूंगा। ऐसे ही वो लड़का बार बार बड़बड़ाया जा रहा था और वहीं उसके सामने खड़ी लड़की गुस्से से उस लड़के को घूर कर देखने लगी। फिर वो अपने एक दो आदमियों को बुलाई और उस लड़के को अपने साथ लेकर चलने के लिए बोली। कुछ ही देर में वो दोनों कार में बैठकर आगे निकल गए। वहीं वो लड़की उस लड़के को संभाले जा रही थी। वहीं वो लड़का बार बार उस लड़की को किस कर रहा था। वो उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा था और उसे परेशान किए जा रहा था। वो बार बार एक ही राग अलापे जा रहा था, आरोही बेबी, लव यू, आई लव यू सो मच, यही सब बोले जा रहा था, जिसे सुनकर उस लड़की की आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बस चुपचाप बैठी हुई थी और सब कुछ सुनी जा रही थी। कुछ देर बाद वो कार एक बंगले के सामने आकर रुकी और वो लड़की गार्ड से कहकर उसे अंदर ले जाने को बोली। अंदर जाने के बाद वो उस लड़के को बेड पर लिटाने के लिए कहती है। वो लड़का वापस से उस लड़की के पास आकर बोला, आरोही बेबी, आई वांट टू, मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस लड़की की आंखें और सर्द होने लगी। वो एक झटके में उस लड़के के कंधे को पकड़कर लगभग घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। जैसे ही शावर का ठंडा पानी उस लड़के के शरीर पर पड़ा तो वो ठंड से कांपने लगा। ये देखकर उस लड़की को और भी गुस्सा आ रहा था। वो शावर की स्पीड को बढ़ा दी ताकि तेजी से पानी गिरने लगे और वो लड़का पानी में पूरी तरह से भीग गया। तेजी से आ रहे पानी के असर से उस लड़के का नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा। उस लड़के ने धीरे धीरे मटमटाते हुए अपने आंखों को खोला और सामने खड़ी लड़की की तरफ देखकर बोला, मायरा। तभी वो गुस्से से बोली, हाँ करण, मैं हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी आरोही तुम्हें बचाने आई है? तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम उसके लिए पागल हो वैसे वो भी तुम्हारे लिए पागल है? अरे उसकी शादी हो चुकी है और मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम तो इतने बड़े धोखेबाज निकले कि शादी मुझसे की, रिलेशन मेरे साथ बनाया, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में, और प्यार तुम आरोही से करते हो, सपने उसके देख रहे हो, और क्या क्या सोचा है तुमने? ये कहते हुए उसे हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। वहीं करण को याद आया कि वो कैसे नशे में आरोही का नाम ले रहा था। अपने सिर पर हाथ रखकर तुरंत मायरा को समझाते हुए बोला, बेबी तुम गलत समझ रही हो, मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या ही बोले जा रहा था। वो आज पार्टी में मैं उससे मिला था ना, इसलिए तुम्हारी जगह उसका नाम निकल गया होगा। प्लीज़ बिलीव मी, मेरी मोहब्बत, मेरी जुनून, मेरा पागलपन, सब तुम ही हो। ये सुनकर मायरा झटके से उसे छोड़कर बोली, बुलशिट, गेट लॉस, आई नो यू आर अ सेमलेस पर्सन। शर्म आनी चाहिए, तुम शादी मुझसे किए हो और ख्वाब किसी और के देख रहे हो। ये कहकर वो उसे धक्का देकर बाथरूम से बाहर चली गई। वहीं करण मायरा को जाते देख लगभग अपने बालों को नोचते हुए उससे बोला, ये क्या हो गया मुझसे? मैं मायरा को नाराज नहीं कर सकता,
आफ्टर ऑल उसके पेट में मेरा बच्चा है। चाहे भले ही मेरे दिल में आरोही बसी है, पर मायरा भी कम नहीं है। मायरा के साथ मेरा बहुत गहरा रिलेशन है। अब तो उसके पेट में मेरा बच्चा भी है। अगर उसे या मेरे बच्चे को मेरी वजह से कुछ हो गया तो नहीं नहीं, मैं उसे किसी भी तरह से तकलीफ नहीं दे सकता। ये सोचते हुए वो तुरंत अपने कपड़े निकालकर सामान लेकर जल्दी से वाशरूम से बाहर निकल आता है और मायरा को ढूंढने लगता है। करण वाशरूम से बाहर आया और रूम में चारों तरफ मायरा को ढूंढने लगा, पर मायरा उसे कहीं नहीं नजर आई। वो इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र बालकनी में गई, जो कि बालकनी की रेलिंग से लग कर खड़ी थी और बाहर सामने की तरफ देखकर किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। करण ये देखकर जल्दी से मायरा के पास गया और उसे पीछे से हक करते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें दुख दे दिया है, पर बिलीव मी, तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। यू आर द मोस्ट पर्सन इन माई लाइफ एंड आई लव यू सो मच। ये सुनते ही मायरा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, थोड़ी सी नॉर्मल हुई और कुछ सोचते हुए करण की तरफ देखकर बोली, रियली, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर करण अपने सिर हिलाकर बड़ी मासूमियत से बोला, हाँ बेबी, मैं सच बोल रहा हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मायरा ये सुनकर तुरंत उसके गले लग गई और करण भी उसे गले लगाकर मुस्कुराने लगा और मायरा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और मन ही मन बोली, बेबी, मुझे जो मंजिल पानी है उसके लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आखिर तुम ही तो वो सीढ़ी होंगे जो आरोही को बर्बाद करने के कगार तक ले जाएगा, जिससे मैं अपने दक्ष को पा सकूं। ये सोचकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी और इस वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष की कार उसके विला के सामने आकर रुकी। कार रुकते ही एक गार्ड आया और दक्ष की साइड का डोर ओपन किया और दक्ष कार से बाहर आया। वहीं आरोही जैसे बाहर निकल कर चलने वाली थी, तभी दक्ष उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं चल सकती हूँ। जिस पर दक्ष बोला, आई नो कि तुम चल सकती हो वाइफी, पर अभी तुम्हें काफ़ी पेन होगा। आफ्टर ऑल, नाइट और मॉर्निंग रोमांस के बाद हर लेडी को पेन होता है। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ मी, तो मैं तुम्हें कैसे तकलीफ में देख सकता हूँ? ये कहकर वो अपनी एक आंख दबा देता है, जिससे आरोही शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती और झूठी नाराजगी के साथ दच के सीने पर मारती हुई बोली, यू आर अ सेमलेस पर्सन, आप दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो। जिस पर दच उसे उसी तरह गोद में ले जाते हुए बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, ये बेशर्मी भी बस तुम्हारे लिए ही है। ये साइड मैं किसी और के सामने नहीं दिखाता। ये सुनकर आरोही बस मुस्कुराती रही और दच के चेहरे की तरफ देखने लगी। दच उसे लेकर अब तक अपने विला के अंदर पहुंच गया था। वो वहां पहुंचते ही सीधे उसे अपने मास्टर बेडरूम में लेकर गया। आरोही, जिसकी नजरें अभी भी दच को देख रही थी, उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, बस करो वाइफी, कितना देखोगे मुझे, नजर लग जाएगी। आई नो आई एम हैंडसम मैन एंड यू आर लाइक मी टू मच। ये सुनते ही आरोही मुस्कुराने लगी, तभी दच उसे बेड पर लिटा देता है। आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, खुद को ज़्यादा हैंडसम नहीं समझते हैं, खुद से ही अपनी तारीफ करते हैं। इतने भी हैंडसम नहीं है, आपसे भी हैंडसम लोग पड़े हुए हैं। ये सुनकर दच अपनी आंखें छोटी कर आरोही की तरफ देखकर बोला, अच्छा ऐसा है क्या? जिस पर आरोही बोली, ऑफ कोर्स। तभी दच अपनी भवें उचकार कर बोला, मैं भी तो सुनूं, आखिर कौन है जो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? जिस पर आरोही तुरंत बेड पर बैठकर अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोली, है ना मेरा हीरो शाहिद कपूर, वो कितना हैंडसम और चॉकलेटी है, उसके सामने तो आप पानी कम चाय भी नहीं है। ये सुनकर दस उसकी तरफ और भी घूर कर देखने लगा। आरोही अभी भी बस अपने हीरो की तारीफ किए जा रही थी। वो ऐसा है वैसा है, ये सब सुनकर दच के कान पक गए थे। दच उसी तरह अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए झट से उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इस वक्त आरोही के दोनों पैर दच के कमर की तरफ लिपटे हुए थे। ये सब दच ने इतना जल्दी किया कि आरोही को समझ नहीं पाई। तभी दच आरोही के कानों में ऐसा कुछ बोला कि आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया। दच आरोही के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस से बोला कि क्या कल का स्टेमिना देखने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा हीरो ज़्यादा पसंद है? ये सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी दच उसके गालों को टच करके उससे बोला, अगर तुम्हें अभी भी नहीं है तो वापस से रात का सीन कंटिन्यू कर सकता हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस? ये सुनते ही आरोही का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसमें से खून टपक जाएगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो गुस्से से दच की तरफ घूर रही थी। ये समझ पाना मुश्किल था कि ये है गुस्से से घूर रही है
या फिर उसके चेहरे पर नकली गुस्से वाले भाव हैं, ये तो सिर्फ आरोही ही जाने। दस अपने होठों पर अभी भी मिस्टीरियस स्माइल लिए उसकी तरफ देख रहा था और उसे छेड़ रहा था। दस के हाथ आरोही के कमर पर घूम रहे थे, जो उसके टॉप के अंदर धीरे धीरे जा रहे थे। ये देखकर आरोही झट से दस के हाथों को पकड़ लेती है और अपने आंखों से इशारा करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, समझे? वैसे ऑलरेडी मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनते ही दश बोला, रियली वाइफी? पर तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि तुम जिस हिसाब से इतना एक्साइटेड होकर बोले जा रही थी, उससे तो यही लग रहा था जैसे कल और आज सुबह में कोई कसर रह गई है। ये सुनते ही आरोही और भी ज्यादा हैरान रह जाती है और उसकी तरफ देखकर बोली, छी, आप कैसी बातें करते हैं? दिन पर दिन आप इतने बेशर्म क्यों होते जा रहे हैं? आरोही की बात सुनते ही दश की होठों की स्माइल और भी गहरी हो जाती है। वो उसी तरह होठों पर गहरी स्माइल लिए आरोही की तरफ देखकर बोला, सच में ये बेशर्मी तुम्हारे लिए है वाइफी? ये सुनकर आरोही शर्मा जाती है। आरोही को शर्माते देख दत्त उसके गालों पर होठों से रब करते हुए बोला, उफ वाइफी, तुम्हारा ये शर्माना कहीं मुझे पागल ना कर दे। जिसे सुनकर आरोही दत्त के सीने से लग जाती है और दत्त भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कुछ देर बाद दत्त उसे रूम में ब्रेकफास्ट कराता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। आरोही दत्त को कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगती है, जिस पर दत्त उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो कि आज संडे है, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, बट आई हैव अ सम इम्पॉर्टेंट वर्क, प्लीज़ वेट फॉर मी। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, अब तक तुम रेस्ट करो, और अगर मैं यहाँ रहा तो तुम रेस्ट नहीं कर पाओगी। अपनी बात कहकर दत्त आई ब्लिंक कर देता है। ये देख आरोही दक्ष के हाथों को छोड़ देती है और शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष उसे शर्माता देखकर झुककर उसके गालों पर तेजी से किस करता है और तुरंत उसके बालों को सहलाते हुए रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर आते ही दक्ष का चेहरा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जहाँ पर अभी दक्ष का चेहरा शैतानी और शरारत भरे भाव थे, वहीं उसका चेहरा डार्क हो गया था। आंखें उसकी लाल होने लगी थी। उसे एक बार फिर से कल रात का सीन याद आने लगा था, जो आरोही के साथ होने वाला था। दच अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए सीढ़ियों से उतरा और बिला से बाहर निकल गया। वहीं बाहर उसकी कार खड़ी थी। ड्राइवर जैसे ही कार का डोर ओपन करने वाला था, तभी दच अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोलता है, डोंट आई हैव ड्राइव। ये कहकर वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठता है और बिना वक्त गवाए फुल स्पीड में गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। दच अपनी रोल्स रॉयल लेकर मेंशन से निकल जाता है। इस वक्त दच खुद ड्राइव कर रहा था। उसकी कार स्पीड से रोड पर चल रही थी। इस समय दच के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो बिल्कुल शांति से ड्राइव कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद दच जंगल के बीचों बीच अपने बनाए हुए प्लेस पर पहुंचा। वहां अंदर एक कमरे में एक लड़के को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया गया था। उस लड़के के शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। उस लड़के के दर्द से चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, क्योंकि दो लोग उसकी खुली पीठ पर डंडे से मारे जा रहे थे। तभी उस लड़के के कानों में एक डरावनी आवाज पड़ी, क्यों, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही है ना? अगर कोई कमी हो तो बेझिझक मुझे बताओ। मैं अपने मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं रखता हूँ। दच उस कमरे में एंटर होते हुए उस लड़के की तरफ बिना देखे कहा। दच की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि लोगों की रूह तक कांप जाए। उस लड़के के कानों में दच की आवाज़ जैसे गरम गरम शीशे को पिघला कर डाला गया हो, ऐसा उस लड़के को महसूस हो रहा था। और कौन हो तुम? उस लड़के ने डरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में दच से पूछा। वो लड़का अभी उल्टा लटका हुआ था, इस कारण वो दच का चेहरा नहीं देख पा रहा था और दच भी उस लड़के की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। दच जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे देखकर वो लड़का डर से बुरी तरह कांप गया। उस लड़के का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी दच की रूह कपा देने वाली आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।